जीएनबी ऑनर्स क्लासेस। आज की इस वीडियो के अंदर हम मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशंस देखेंगे। सबसे पहले देखिए कि इसमें हम डीएनए से किस तरीके से एक एग्जैक्ट डीएनए कॉपी कौन सी प्रोसेस में बन रहा है उसके बारे में बात करेंगे। रेप्लिकेशंस की मतलब होता है कि डीएनए की कॉपी बनाना, ठीक है। अच्छा, सो डीएनए जो रेप्लिकेशंस प्रोसेस होता है ये एक सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस होता है। सेमी कंजर्वेटिव की मतलब ये होता है कि एक डीएनए प्रोसेस रेप्लिकेशंस के दौरान एक तो पेरेंट स्ट्रैंड रहेगा और एक नया स्ट्रैंड बनेगा, ठीक है। तो दो पेरेंट स्ट्रैंड थे, क्योंकि डीएनए बोलेंगे तो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दो रहता है, समझ रहे हो ना। अच्छा, फिर उनमें एक पेरेंट स्ट्रैंड एक न्यू स्ट्रैंड रहेगा, तो इसलिए हम उसको सेमी कंजर्वेटिव नेचर बोलते हैं, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन जो होते हैं सेमी डिसकंटिन्यूस होता है एंड ऑलवेज जो डीएनए रेप्लिकेशन होगा, नया डीएनए बनेगा, हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शंस में बनता है। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो डीएनए की यदि आपने बेसिक स्ट्रक्चर देखोगे तो डीएनए एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, यानी कि एक रहेगा 5 प्राइम से 3 प्राइम वाला स्ट्रैंड रहेगा, दूसरा रहेगा 3 प्राइम से 5 प्राइम वाला स्ट्रैंड, समझ रहे हो ना। तो आप डीएनए की स्ट्रक्चर अच्छे से देख लीजिए। और हमेशा होता क्या है, आर्डेनिन थायमिन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है एंड ग्वानिन साइटोसिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो यदि हम बात करेंगे डीएनए रेप्लिकेशंस जो प्रोसेस होता है उनको हमने 3 कैटेगरी के अंदर देखेंगे, ठीक है। जैसे कि आपको पता होगा हमारे सेल्स के अंदर यूकैरियोट 2 तरीके के सेल होता है। यूकैरियोटिक के न्यूक्लियस के अंदर आपको क्रोमोसोम देखने को मिलेगा, उसके अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है। लेकिन प्रोकैरियोटिक में ऐसे आज इट इज प्रेजेंट रहता है साइटोप्लाज्म्स में, ठीक है। हो गया। तो होता क्या है, डीएनए रेप्लिकेशन करना है, यानी कि कॉपी बनाना है। मान लीजिए यहाँ पर एटीजीसी है, दूसरे स्ट्रैंड में टीएसीजी रहेगा, समझ रहे हो ना। अच्छा, तो इस स्ट्रैंड में जो भी चीज़ें लिखा है, मान लीजिए पहला वाला 5 प्राइम से 3 प्राइम स्ट्रैंड है, दूसरा 3 प्राइम से 5 प्राइम है। 5 प्राइम से 3 प्राइम वाला स्ट्रैंड में जो चीज़ लिखा है जब कॉपी बनेगा, ठीक है ना, जब उनकी कॉपी बनेगा तो एटीजीसी मान लीजिए लिखा था तो टीएसीजी उसको करना है, ठीक है। तो यहाँ पर एटीजीसी लिखा था, कौन सी चीज़ों में क्या लिखा है। यहाँ पर मान लीजिए कि पेपर के अंदर कुछ चीज़ें लिखा है, मैं आपको पूछूंगी, आप बोल सकते हो। मान लीजिए यहाँ पर ए लिखा है, यहाँ पर सी लिखा है, और यदि मैं इसको फोल्ड कर दूंगी इस तरीके से, क्या आप मुझे बता सकते हो? नहीं बता सकते हो ना। तो इसलिए डीएनए जो हेलिकल स्ट्रक्चर में इस तरीके से पाया जाता है, पहले उसको हमको अनजिपिंग करना पड़ेगा, समझ में आए ना। पहले आपको उसको खोलना पड़ेगा, ताकि जब वो एक एंजाइम्स होता है जिसके पास कैपेसिटी है कि वो डीएनए को देखकर नया न्यूक्लियोटाइड, उसकी कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड ऐड कर सके, तो वो आके क्या करेगा, वो जुड़ेगा, समझ रहे हो ना। तो जुड़ेगा, इस तरीके से चीज़ें चलेगा। हाँ, एक पॉइंट जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद स्टॉप। तो सबसे पहले इनिशिएशन होता है, ठीक है ना। डीएनए रेप्लिकेशंस को हमने 3 सीक्वेंसेस में देखेंगे। एक तो इनिशिएशन होगा, अनजिपिंग करेगा, सारे एंजाइम्स वहाँ पे आके बैठेंगे, ठीक है ना, वो इनिशिएशन प्रोसेस, शुरुआत। एलोंगेशंस का मतलब है कि चीज़ें जब मान लीजिए ए लिखा है तो टी आके जुड़ेगा, टी है तो ए आके जुड़ेगा, जी है तो सी, सी है तो जी, तो इसको हम बोलेंगे एलोंगेशन प्रोसेस, यानी कि चेन की लेंथ एलोंगेट हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है लेंथ वाइज, ठीक है। टर्मिनेशन जहाँ पर स्टॉप हो रहा है। तो ये 3 स्टेप्स में हम चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। आप नोट्स की तरीके में ऐसे लिख सकते हो। इन जनरल ये बातें होता है, डीएनए रेप्लिकेशंस बिगिंस एट ए पर्टिकुलर रीजन्स। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ होता है कि क्या डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है कहीं पे भी स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि डीएनए से जब डीएनए बन रहा है ये एकदम टीडियस मतलब एक्यूरेट होना चाहिए, क्योंकि एक ही न्यूक्लियोटाइड में भी मान लीजिए कोई भी म्यूटेशंस हो गया, दैट लीड्स टू ए डिजीज, कोई भी एक जेनेटिक डिजॉर्डर वजह हो सकता है, समझ रहे हो ना। तो इसलिए डीएनए रेप्लिकेशंस एक पॉइंट में शुरुआत होता है, जहाँ पर होता है हम उसको ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशंस कहते हैं। वहाँ पर अनजिप मतलब कि उस पर्टिकुलर मान लीजिए डीएनए ऐसे था, इस पर्टिकुलर पॉइंट जो उनका होता है वो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशंस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, वो अनविंडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब कि खुलना स्टार्ट हो जाएगा, अनजिपिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद एंजाइम वगैरह आके बैठेंगे वहीं पे, समझ रहे हो ना, यहाँ पे आके बैठ जाएंगे। तो ये इस तरीके से क्या करेगा, तो रेप्लिकेट करते हुए आगे की ओर चला जाएगा, ठीक है। सिंथेसाइज कॉम्प्लीमेंटरिटी, उसके बाद वहाँ पे यहाँ पे बैठने के बाद कॉम्प्लीमेंटरिटी स्ट्रैंड इस तरीके से सिंथेसाइज
होगा ना। तो पेरेंट स्ट्रैंड जो है तो होने के बाद पेरेंट स्ट्रैंड को हम टेम्पलेट कहेंगे। जो नया स्ट्रैंड बन रहा है, एक कंटिन्यूस स्ट्रैंड बनेगा, एक डिसकंटिन्यूस स्ट्रैंड बनेगा। कैसे बनेगा हम बात करेंगे। तो एलोंगेशन में आप ऐसे लिख सकते हो। तो एलोंगेशन जो होता है यूनिडायरेक्शनल होता है, मतलब कि हमेशा जो एंजाइम होता है डीएनए पॉलीमरेज वो एंजाइम होता है जो टेम्पलेट डीएनए को देखकर नया न्यूक्लियोटाइड ऐड कर सकता है। ठीक है ना, हम उसको डीएनए पॉलीमरेज कहेंगे। वो सिर्फ एक ही दिशा में कर सकता है, दैट इज द 5 प्राइम से 3 प्राइम। ठीक है, तो अदर स्ट्रैंड डिसकंटिन्यूस होगा। फिर टर्मिनेशन, जहाँ पर प्रोकैरियोटिक के केस में क्या होता है, उनका सर्कुलर डीएनए होता है, एक फॉर ऐसे चलता है, एक ऐसे चलता है। जहाँ पर वो मीट करेंगे, ठीक है ना, वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। हम देखेंगे सारे इन जनरल प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो कि कौन सी स्टेप्स इन्वॉल्व है। प्रोसेस तो 3 प्रोसेस में होगा। सबसे पहले इनिशिएशन, उसके बाद एलोंगेशन, उसके बाद टर्मिनेशन। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे हर एक इनिशिएशन में क्या क्या स्टेप्स होता है, एलोंगेशन में क्या क्या स्टेप्स होता है, उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, अच्छा, तो डीएनए रेप्लिकेशंस के लिए आपको क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत है, क्योंकि आपको क्या करना है, आपको एक पेरेंट डीएनए से एक नया डीएनए बनाना है। समझ रहे हो ना, कोई भी चीज़ आप बनाओगे तो इसके लिए तो कुछ रिक्वायरमेंट चाहिए ना। ठीक है, अच्छा, पहला रिक्वायरमेंट क्या होता है, खुद एक डीएनए टेम्पलेट चाहिए। समझ रहे हो ना, तो खुद ही, क्योंकि किसको वो कॉपी करेगा, तो उनका एक डीएनए का मतलब कि पेरेंट डीएनए वो खुद ही, ठीक है, चाहिए। मान लीजिए यहाँ पर ATGC है, यहाँ पर TSCG है, तो इस तरह से चाहिए। तो उसके बाद एंजाइम चाहिए। जैसे मैंने बात की कि यहाँ पे हेलिकेज एंजाइम्स जो होता है, यहाँ पर मान लीजिए ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, यहाँ पे आके हेलिकेज एंजाइम बैठेगा, वो इस तरीके से अनविनिंग करेगा, एक लूप बना लेगा। कंप्लीट डीएनए आप बोलोगे क्या एकदम मतलब सेपरेट हो जाता है, ये अलग स्ट्रैंड दूसरा वाला अलग स्ट्रैंड, ऐसा नहीं होता है। थोड़े थोड़े हिस्से सेपरेट होते हैं, एक रेप्लिकेशन बबल या रेप्लिकेशन फॉर्क बनाते हैं। कंप्लीट डीएनए को यदि आपने इस तरीके से अलग करोगे, आपको ज़्यादा एनर्जी की इन्वॉल्वमेंट होगा। वैसे ही डीएनए रेप्लिकेशन एक एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। तो इसलिए बॉडी क्या करता है, थोड़े हिस्सा को ओपन करता है, फिर सिंथेसाइज कर लेता है, फिर उसके आगे वाला हिस्सा को फिर ओपन करेगा। समझ रहे हो ना, तो इसलिए यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो ऑन जिपिंग हम क्यों कहते हैं, क्योंकि ओपन करता है हेलिकेज। उसके बाद क्या होगा, फिर क्योंकि ओपन हो रहा है, इसका मतलब है कि उनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, एडेन एंड थायमिन के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड, या ग्वानिन साइटोसिन के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, वही बॉन्ड एक्चुअली क्या होता है, टूटता है। तो सेल्स के अंदर में तो हाइड्रोजन भी अवेलेबल है ना, ठीक ना। तो अभी फिर और एक बार ये क्या करेगा, हो सकता है कि डीएनए जो हेलिकेज होता है डीएनए को अनविनिंग कर देगा, लेकिन हो सकता है कि वापस और एक बार बॉन्ड बन जाएगा। इसलिए बॉडी क्या करता है, और एक प्रोटीन होता है जिसको हम बोलते हैं SSB, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, वो आके क्या करेगा, इस तरीके से बाइंड हो जाएंगे। जब वो बाइंड हो जाएगा तो वापस जो हाइड्रोजन बॉन्ड टूटा है वो नहीं जुड़ सकता है। समझ रहे हो ना, यही नहीं जुड़ पाएगा। तो इसके बाद हम देखेंगे ये हो गया। उसके बाद क्या होगा, एक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स जो होता है, इसको हम डीएनए डिपेंडेंट, यानी कि वो डीएनए को देखकर नया डीएनए बना सकता है। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, आप सिर्फ डीएनए पॉलीमरेज बोल सकते हो। ठीक है, तो वो आके क्या करेगा, इस तरीके से ये बाइंड होगा, बाइंड होने के बाद सिंथेसाइज करेगा। तो और एक एंजाइम होता है टोपोआइसोमरेज। टोपोआइसोमरेज क्या होता है, जैसे इस तरीके से डीएनए है, ठीक है ना, आप जब कोई भी एक कॉइलिंग चीज़ों को इस तरीके से ओपन करोगे तो सुपर कॉइलिंग होने के चांसेस रहता है। वही सुपर कॉइलिंग को, क्योंकि देखिए आपने अभी तो इस यहाँ से यहाँ तक एरिया को ओपन किया है, फिर कुछ ये सिंथेसाइज होने के बाद इसके आगे वाला को ओपन करोगे, फिर इसके आगे वाला को ओपन करोगे, तो यहाँ पर जब खुल रहा था, यहाँ पर ज़्यादा सुपर कॉइलिंग हो रहा था, तो इसलिए उस ज़्यादा सुपर कॉइलिंग को रोकना भी ज़रूरी है। तो उसको कौन रोकता है, टोपोआइसोमरेज। टोपोआइसोमरेज मतलब कि सुपर कॉइलिंग, ओवर सुपर कॉइलिंग होने नहीं देगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, एक स्ट्रैंड आपका बिल्कुल बनेगा, मतलब कि कंटिन्यूसली बन जाएगा, ठीक है, और दूसरा स्ट्रैंड डिसकंटिन्यूसली बनेगा। कैसे बनेगा हम बात करेंगे। तो वो स्ट्रैंड को फिर जुड़ने के लिए आपकी डीएनए लाइगेज आता है, डीएनए सिंथेसिस हो जाएगा। उसके अलावा जो हमने बोल रहे हैं कि यहाँ पर एडेनिन है तो नया स्ट्रैंड में थायमिन होना जरूरी है, तो इसलिए न्यूक्लियोसाइड ट्राईफॉस्फेट की जरूरत होता है। देखिए मैं न्यूक्लियोटाइड नहीं लिख रही हूँ, मैं क्या लिख रही हूँ, नील फॉस्फेट जरूरत होता है। क्या होता है,
कि जैसे आपने पढ़े होंगे न्यूक्लियोसाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स ऐसे करके पढ़े हो ना, ये शुगर है, पेंटोज शुगर है, उसके साथ साथ आपको यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होगा। तो यहाँ पे फॉस्फेट, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। मान लीजिए एक फॉस्फेट है, हम बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड, क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं, न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं। न्यूक्लियोसाइड्स मोनोफॉस्फेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअली क्या होता है ना, 3 फॉस्फेट इन्वॉल्व रहता है, न्यूक्लियोसाइड ट्राईफॉस्फेट, ठीक है ना। एक फॉस्फेट तो रहेगा जब चेन बनाने में, और 2 फॉस्फेट क्या होता है, निकल जाता है। वो जो 2 फॉस्फेट निकलेगा वही एनर्जी देता है फॉर फॉर्मेशन ऑफ द डाइपेप्टाइड बॉन्ड। क्योंकि ये मान लीजिए यहाँ पर आर्डेनिन है, थायमिन है, ग्वानिन, साइटोसिन, तो जो नेक्स्ट बनेगा यहाँ पर आर्डेनिन है, यहाँ पर थायमिन जुड़ेगा। ये जो थायमिन है तो यानी कि ऐसा न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट आएगा, यहाँ पर मान लीजिए थायमिन है तो यहाँ पर 3 फॉस्फेट वाला आएगा। तो उनकी जो 3 फॉस्फेट्स में एक फॉस्फेट रहेगा, 2 फॉस्फेट निकल जाएगा। जो पायरोफॉस्फेट निकल गया तो वही एनर्जी देगा। मान लीजिए इधर अभी क्या आएगा, अभी मान लीजिए ये आर्डेनिन आएगा, क्योंकि थायमिन है तो आर्डेनिन आएगा। तो अभी ये उसके साथ बॉन्ड बनाने के लिए 2 फॉस्फेट जो निकल रहा है, कहाँ से निकल रहा है, जो थायमिन वाला न्यूक्लियोसाइड ट्राईफॉस्फेट से वही इन्वॉल्व होगा। फिर अभी आर्डेनिन आ गया, यहाँ पर 3 फॉस्फेट है, फिर उनकी 2 फॉस्फेट निकल जाएगा, एक फॉस्फेट रहेगा तो ग्वानिन है तो साइटोसिन आएगा, उसके साथ वो बॉन्ड बनाएगा। समझ रहे हो ना। तो इसलिए ये सब्सट्रेट जो होता है न्यूक्लियोसाइड, याद रखिए न्यूक्लियोसाइड आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होता है, ठीक है। और मैग्नीशियम आयन जो कि बफर के काम करता है वो भी यूज होता है डीएनए पॉलीमरेज के लिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे इनिशिएशन प्रोसेस में क्या होता है, किस तरीके से चीज़ें होगा। बात ये कि डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है कहीं पे भी इस तरीके से शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो ये कहाँ पे, क्योंकि आपको क्या करना है, आपको ओपन करना है स्ट्रैंड को। तो जैसे कि आपको पता होगा आर्डेनिन एंड थायमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, ग्वानिन एंड साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो ऑब्वियसली जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा तो वो 80 रीच होता है। समझ रहे हो ना, क्यों, क्योंकि 2 हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना थोड़ा आसान होता है एज कम्पेयर टू 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो उसको हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशंस या ORIC साइट्स कहते हैं, ठीक है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्रोकैरियोटिक के केस में, इसमें आके हेलिकेज बाइंड मतलब कि जो रिकॉग्नाइज्ड आ जाए ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशंस, तो यहाँ पे हेलिकेज एंजाइम बाइंड करेगा। तो बाइंड होने के बाद हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, एक वाई सेफ रेप्लिकेशंस फॉर्क बन जाएगा। तो इसको यदि हम ऐसे देखेंगे, कुछ आपको ऐसे नजर आएगा, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे यदि हम बात करेंगे तो ये फॉर्क क्यों ऐसे लग रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये इसे ऐसे रहा है, इधर देखिए इस तरीके से। तो आपने इधर से करोगे तो ये एक फॉर्क बन गया और ये भी एक फॉर्क बन गया। यदि यहाँ से मैं रेप्लिकेशंस, डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट एट ए पॉइंट जिसको हम ORI साइट्स कहते हैं। ए यूनिट ऑफ रेप्लिकेशन विथ वन ओरिजिन इज कॉल्ड ORI रेप्लिकॉन। तो जहाँ पर एक ओरिजिन में रेप्लिकेशन स्टार्ट हो रहा है वहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स होता है हम उसको रेप्लिकॉन कहते हैं। 2 स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए गेट सेपरेट, तो हेलिकेज आएगा तो 2 स्ट्रैंड जो होते हैं सेपरेट हो जाते हैं। कंप्लीट स्ट्रैंड एकदम सेपरेट नहीं होगा, कुछ हिस्सा सेपरेट होता है जहाँ पर रेप्लिकेशन फॉर्क बनता है, ठीक है। तो उसके बाद हम देखेंगे, तो अभी आपके पास क्या हो गया, रेप्लिकेशंस फॉर्क इस तरीके से बन गया, ठीक है ना, इस तरीके से बन गया। तो हमने जैसे बात किए थे तो ये रेप्लिकेशंस फॉर्क बन गया। यहाँ पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशंस था ना, हमने इसे यहाँ पे देखा, ई वाला फॉर्क को हम बना रही हैं, ये ओरिजिन। तो आपको डीएनए को ऐसे रेप्लिकेट करना है इस तरीके से, ठीक है। एक रेप्लिकेशंस फॉर्क बन गया, ये ORIC था। तो यहाँ पे क्या होगा, एक SSB सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन आके बाइंड हो जाएगा ताकि और एक बार हाइड्रोजन बॉन्ड ना बन सके, ठीक है, इसलिए। सो प्राइमेज एंजाइम्स आर शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड। उसके बाद क्या होगा, देखिए उसके बाद क्या होता है, अभी आपके पास एक डीएनए, मान लीजिए ये 5 प्राइम है तो ऑब्वियसली ये 3 प्राइम रहेगा, ये 3 प्राइम है तो ऑब्वियसली ये 5 प्राइम डीएनए रहेगा, ठीक है। हमारे जो डीएनए होता है एंटी पैरेलल स्ट्रक्चर होता है, तो आपको पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, SSB बाइंड हो गया, नेगेटिव सुपर कॉइलिंग को रोकने के लिए टॉपोआइसोमरेज बाइंड हो जाएगा। क्या होता है यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स आके बाइंड होगा, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स की एक खास बात होता है, उनको एक टेम्पलेट चाहिए, मतलब कि डीएनए बनाने के लिए एक टेम्पलेट चाहिए। हमारे पास तो है, ठीक है ना, पेरेंट डीएनए टेम्पलेट है। उसके अलावा ये क्या करेगा, ये डीएनए की जो सिंथेसाइज 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शंस में कर सकता है, ठीक है ना। डीएनए मतलब कि जो नया डीएनए बनेगा उनकी जो डायरेक्शंस होता है वो 5 प्राइम से इस तरीके से 3 प्राइम में होगा, ठीक है। तो ये
ये 3 प्राइम है तो ऑब्वियसली 5 प्राइम इस तरीके से हो जाएगा। लेकिन डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स जो होता है वो शुरुआत नहीं कर सकता है, यानी कि स्टार्टिंग में उनको एक बेस चाहिए, उनको एक प्राइमर चाहिए, जिसके जो प्राइमर जुड़ने के बाद वो क्या करेगा, डीएनए को सिंथेसाइज कर सकता है। इसलिए आपको क्या करना है, यहाँ पर और एक एंजाइम होता है जिसका नाम है प्राइमेज, और एक एंजाइम्स जिसके नाम होता है प्राइमेज। तो प्राइमेज एंजाइम्स क्या करेगा, एक शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस बनाएगा जिसको हम बोलते हैं प्राइमर। प्राइमर एक छोटा सा न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस होता है आरएनए की, ठीक है ना, आरएनए की न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस होता है। तो एक बार जब प्राइमर बन जाएगा, ठीक है, 5 प्राइम से 3 प्राइम, तो उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, स्टार्ट कर लेगा। बस आप डीएनए पॉलीमरेज को एक आधा जैसे सोचिए, मतलब कि उसको एक स्टिक चाहिए है ना, उसके लाठी के बगैर वो नहीं चल सकता है, वो होता है आपकी प्राइमर। प्राइमर जो होता है 5 से 6 न्यूक्लियोटाइड की होता है, वो आरएनए में होता है, यानी कि डीएनए को देखकर वो आरएनए बना सकता है, वही वाला चीज़ है प्राइमेज होता है। आप फिर बोलोगे कि यदि प्राइमेज जो है डीएनए को देखकर ये बना सकता है, प्राइमेज आप क्यों मतलब यूज़ नहीं कर रहे हो, फिर आपको डीएनए पॉलीमरेज यूज़ करने की क्या ज़रूरत है? क्योंकि प्राइमेज जो होता है ना 5-6 न्यूक्लियोटाइड के लिए सही है, लंबी डीएनए सिंथेसिस के लिए उनका उतना एक्यूरेसी नहीं है। आपको एक्यूरेट भी चाहिए, प्रोसेस बहुत ज़्यादा मतलब कि एक्यूरेट होना ज़रूरी है, ठीक है। कोई भी मिस्टेक होगा तो दैट लीड्स टू डिजीज, मतलब कि वाइटल चेंजेस ला सकता है। एक हो गया। तो प्राइमेज जो होता है यहाँ पे भी प्राइमेज ऐसे होगा, ठीक है। सो यहाँ पर ये भी क्या करेगा, इस तरीके से प्राइमेज बना लेगा, ठीक है। अच्छा, प्राइमेज ये भी इस तरीके से प्राइमेज जो है 5 प्राइम से 3 प्राइम बना लिया। तो होते क्या है, इस तरीके से बनेगा एक स्ट्रैंड। तो जो पहला वाला स्ट्रैंड है ये 5 प्राइम, उनको कि 3 प्राइम मिल गया, ये इस तरीके से बनेगा, ठीक है। अच्छा, तो जब यहाँ पे क्या होगा, डीएनए पॉलीमरेज सिंथेसाइज, इनकी यहाँ पर 5 प्राइम से 3 प्राइम है, तो इस तरीके से इनके बन गया, ठीक है। जो स्ट्रैंड है 5 प्राइम से 3 प्राइम बन गया। फिर आपकी रेप्लिकेशंस जो है ना, मतलब कि जो बबल्स है ये इस तरीके से आगे की ओर चला जाएगा। यहाँ पर देखिएगा हम तो यहाँ उसके आगे तो हम नहीं जा सकते हैं क्योंकि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यहाँ पे है, तो हम तो पीछे रह गए, ठीक है ना। जब वो पीछे जाकर देखेगा फिर और एक बार प्राइमर जुड़ेगा, यहाँ पर और एक बार प्राइमर जुड़ेगा। प्राइमर जुड़ने के बाद फिर और एक बार और ये स्ट्रैंड बनाएगा, ठीक है, और एक बार ये स्ट्रैंड बनाएगा। फिर रेप्लिकेशन फॉर्क और कुछ ओपन होगा, ठीक है ना। इतना एरिया मान लीजिए ओपन हो गया, समझ में आए ना। तो ये जो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक एक हुआ था, ये पहला है, फिर ये उसके बाद ये सेकंड है। फिर जब ओपन होगा फिर और एक बार वहाँ पर उसको क्या चाहिए, फ्री प्राइमर चाहिए। तो जो टेम्पलेट स्ट्रैंड 5 प्राइम से 3 प्राइम वाला है, यहाँ पर एक ही बार प्राइमर की ज़रूरत होता है, और उसके बाद जो नया डीएनए है ये कंटिन्यूसली इस तरह से बनता जाएगा। लेकिन जो 3 प्राइम से 5 प्राइम वाला स्ट्रैंड है, टेम्पलेट स्ट्रैंड है, यहाँ पे आपको क्या हो रहा है, छोटा छोटा फ्रैगमेंट इस तरीके से बन रहा है। फिर मान लीजिए इतना एरिया ओपन होगा तो यहाँ पर और एक बार और एक फ्रैगमेंट बनेगा, समझ रहे हो ना। क्योंकि ये इस तरीके से डायरेक्शंस में बन रहा है, समझ रहे हो ना, इस तरीके से डायरेक्शन में बन रहा है। तो इसके लिए छोटा छोटा हिस्सा बन रहा है, क्योंकि हमारे जो डीएनए है तो एंटी पैरेलल होता है। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स की खास बात होता है कि वो 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शंस में आपका डीएनए बना सकता है। इसलिए तो उनके लिए एक स्ट्रैंड तो आसान है, ठीक है, वो कंटिन्यूसली बना लेगा। लेकिन इस स्ट्रैंड को जो देख रहे हो ये रिवर्स डायरेक्शंस में है, इसलिए ये क्या कर रहा है, छोटा छोटा हिस्सा इस तरीके से बना रहा है। कैसे बना रहा है, कैसे लूप फॉर्मेशंस कर रहा है, उसके बारे में मैं थोड़ा आपको बता देती हूँ ताकि आप विजुअलाइज कर पाओगे। मान लीजिए ये 5 प्राइम से 3 प्राइम है और ये आपकी 3 प्राइम से 5 प्राइम है, समझ रहे हो ना। अच्छा, यहाँ पे जो इस तरीके से ये बन गया, ठीक है, ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है, ये 3 प्राइम है, ये 5 प्राइम है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे क्या होगा, इस पर्टिकुलर हिस्सा को आप मार्क कीजिए। यहाँ पे जब हमने इसको इस तरीके से, ये 3 प्राइम है, यहाँ से आपकी स्टार्ट हुआ है, 3 प्राइम है, 3 प्राइम है, 3 प्राइम है, इस पर्टिकुलर एरिया ये भी 3 प्राइम है ना, 3 प्राइम है, समझ रहे हो ना। यहाँ पे ऐसे आया, ऐसे इस तरीके से ऐसे हो गया, सो यहाँ पे ये 5 प्राइम है, समझ रहे हो ना। अच्छा, तो ऐसे घूम के ऐसे चल गया, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, यहाँ पे फिर प्राइमर जुड़ेगा, इधर डायरेक्शंस में ये कर लेगा, ठीक है। फिर ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे हो जाएगा। तो इस तरीके से लूप बन रहा है। लूप बनने के वजह से ये छोटे छोटे हिस्सा जो है उनका बन रहा है, ठीक
ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हो तो कि नाउ डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम कॉमन अटैच द पॉलीमरेज एक्ट ऑन द सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। उसको एक्ट करने के लिए एक ही स्ट्रैंड की जरूरत होता है। हमारे तो मतलब कि अलग हो चुका है, एक ही स्ट्रैंड अच्छे से मिल जाएगा। इट कैन ओनली सिंथेसाइज द डीएनए एट द 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शंस। तो इसलिए क्या होता है, जो पेरेंट स्ट्रैंड 5 प्राइम 3 प्राइम से 5 प्राइम डायरेक्शंस ओनली न्यू स्ट्रैंड सिंथेसाइज एट द 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शंस। प्राइमेज एंजाइम्स ऐड ए शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड जिसको हम आरएनए प्राइमर कहते हैं, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज अपने आप काम नहीं कर सकता है, उसको कि प्राइमर की जरूरत होता है। द डीएनए स्ट्रैंड हैविंग पोलैरिटी, जिसकी पोलैरिटी 5 प्राइम से 3 प्राइम होता है, हैविंग वन आरएनए प्राइमर रिक्वायर्ड होता है फॉर कंटिन्यूस सिंथेसिस करने के लिए, और जिसकी 3 प्राइम से 5 प्राइम होता है उनके लिए बहुत सारे आरएनए प्राइमर की जरूरत होगा, और छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स जब बनता है हम उसको कजे के फ्रैगमेंट्स कहेंगे। यहाँ पे क्या होता है, देखिए यहाँ पे जो ये एक आरएनए प्राइमर है, ये एक आरएनए प्राइमर है, जो जितने भी आरएनए प्राइमर दिख रहे हो उसको डीएनए पॉलीमरेज रिमूव कर लेगा, ठीक है, हटा देगा, क्योंकि डीएनए के बीच में आपका आरएनए की क्या जरूरत होता है, आरएनए प्राइमर भी तो आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स होता है ना, 5-6 न्यूक्लियोटाइड, उसको तो रिमूव कर लेगा। तो उसके बाद जो उसके साइड में जो होता है वो बना लेगा, उसको देखकर स्ट्रैंड बना लेगा। लेकिन जो ओकाजा के फ्रैगमेंट को ज्वाइन करने के लिए जो लास्ट न्यूक्लियोटाइड होता है डीएनए पॉलीमरेज बैक्टीरिया के केस में उसको नहीं जुड़ सकता है, इसके लिए उनको एक एंजाइम्स की जरूरत होता है। इस एंजाइम्स के नाम होता है लाइगेज, ठीक है ना, लाइगेज एंजाइम्स। यानी कि मान लीजिए ये आरएनए प्राइमर था, ये आरएनए प्राइमर था, ये आरएनए प्राइमर था, ठीक है, और ये आपकी शॉर्ट फ्रैगमेंट है डीएनए की, इस तरीके से डीएनए की शॉर्ट फ्रैगमेंट है मान लीजिए, और ये तो डीएनए स्ट्रैंड है। तो डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, पहले उस प्राइमर को रिमूव कर लेगा, इस प्राइमर को रिमूव कर देगा। जब प्राइमर रिमूव हो जाएंगे फिर डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, उसको देखकर यहाँ पे जो भी चीज़ें है ये यहाँ पर वही न्यूक्लियोटाइड को ऐड करेगा, तो सारे न्यूक्लियोटाइड ऐड हो जाएगा। लेकिन जो इस वाला डीएनए फ्रैगमेंट, इस वाला डीएनए फ्रैगमेंट की जो लास्ट न्यूक्लियोटाइड है वो डीएनए पॉलीमरेज उसको ऐड नहीं कर सकता है, इसके लिए एक एंजाइम्स की जरूरत होता है जिसका नाम है डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज उनके बीच में जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है वो बना देता है, तो इसलिए हम उसको ग्लू कहते हैं, ठीक है ना, ग्लू कहते हैं। डीएनए पॉलीमरेज भी चेक करता है वेदर मतलब कि एक्यूरेट हुआ है या नहीं है, सब कुछ सही चल रहा है या नहीं है, इसको वो चेक करता है। उसके बाद हम देखेंगे टर्मिनेशंस, जैसे हमने बैक्टीरिया के केस में बात किए थे, बाई डायरेक्शनल होता है, एक डायरेक्शन में ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा, जहाँ पर वो मीट करेंगे आपस में हो जाता है। और कुछ बोलते हैं कि टॉस कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, जो कि टॉस जो कि आपस में मीट होने के बाद डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो टर्मिनेट हो जाता है। लेकिन एक्चुअली उनके एक्यूरेट टर्मिनेशन प्रोसेस क्या होता है आज तक किसी को मालूम नहीं है, फिर हम सोचते हैं कि वो इस तरीके से हुआ है। ये है आपके डीएनए रेप्लिकेशंस के बारे में। आप इनिशिएशन ऐसे लिख सकते हो, एलंगेशंस में कुछ ऐसे लिख सकते हो, एंड ये कंटिन्यू रहेगा एलंगेशन की, फिर टर्मिनेशन ऐसे लिख सकते हो। आई होप आपको अच्छे से वीडियो समझ में आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपके दोस्त के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।